हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस एंड मैनेजमेंट में आज हमारा टॉपिक है प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव मेजर्स रिमेडियल मेजर्स एडॉप्टेड इन इंडिया, यानी कि भारत में औद्योगिक रुग्णता को रोकने व दूर करने के लिए अपनाए गए उपाय। भारत में औद्योगिक रुग्णता को दूर करने के जो उपाय किए गए हैं उनका अध्ययन हम मोटे तौर पर निम्नलिखित दो शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, मेजर्स टेकन बाई गवर्नमेंट, सरकार द्वारा किए गए कार्य अथवा सरकारी नीति। इसमें सुनिए, औद्योगिक रुग्णता के प्रति सरकार की नीति के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट, गवर्नमेंट टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट, औद्योगिक द्वारा प्रबंध का अधिग्रहण। उद्योग विकास एवं नियमन अधिनियम के अंतर्गत सरकार जांच परिणामों के बाद अथवा बिना जांच के ही ऐसा करने के औचित्य से संतुष्ट होने पर अस्थायी रूप से किसी को प्रबंधित उत्पादन इकाई के प्रबंध का अधिग्रहण कर सकती है। पिछले 25 वर्षों में निजी क्षेत्रों की ऐसी अनेक इकाइयों के प्रबंध का अधिग्रहण सरकार द्वारा किया जा चुका है। ऐसी अधिग्रहित इकाई का प्रबंध किसी सरकारी निगम अथवा संगठन को सौंप दिया जाता है। सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह लोकसभा के अनुमोदन से ऐसे अस्थायी अधिग्रहणों की अवधि बढ़ाती रहे अथवा उचित समझे जाने पर अधिनियम पास करके इन अधिग्रहित इकाइयों का स्पष्टीकरण कर दे। नंबर सेकंड, नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण। सरकार संसद में अधिनियम पारित करके निजी क्षेत्र के किसी उद्योग अथवा उद्योग की किसी इकाई का राष्ट्रीयकरण कर सकती है। यदि अधिनियम पास करना तत्काल संभव न हो तो भी राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से जारी किए गए अध्यादेश के द्वारा ऐसा किया जा सकता है, जिसे बाद में अधिनियम पास करके संसद से अनुमोदित करा लिया जाता है। पिछले वर्षों में केंद्रीय सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के अनेक उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। सन 1985 के दौरान केवल 3 औद्योगिक उपक्रमों का ही राष्ट्रीयकरण संबंधित सरकारों द्वारा किया गया, जबकि सन 1986 में 9 औद्योगिक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1991 के बाद राष्ट्रीयकरण के प्रति रुझान का स्थान निजीकरण के प्रति झुकाव ने ले लिया है। नंबर 3 आता है मर्जर्स एंड एमलगेमेशन, यानी संविलियन एवं एकीकरण। संविलियन एवं एकीकरण के संबंध में सरकार की नीति यह रही है कि जहां तक संभव हो उसी औद्योगिक समूह के अंतर्गत किसी अन्य सुदृढ़ उपक्रम के संविलियन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार द्वारा आयकर कानून की धारा 71A में संशोधन करके संविलियन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि ऐसे संविलियनों को प्रोत्साहन मिल सके। नंबर 4 आता है सीड कैपिटल प्लान्स, यानी कि सीड पूंजी योजनाएं। लघु उद्योगों के क्षेत्र में रुग्णता को कम करने के लिए यह आवश्यक होगा कि उचित समय पर उन्हें पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराया जाए। इस उद्देश्य से बैंक द्वारा सीड पूंजी योजनाएं चलाई गई हैं। नंबर 5, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विनियोग बैंक की स्थापना। रुग्ण इकाइयों की पुनर्स्थापना तथा पुनर्गठन के लिए भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की स्थापना 1971 में की गई। वर्ष 1984 में IRCI को भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IRBI का नाम दिया गया। 1995 में IRBI को वित्तीय संस्थान का स्तर प्रदान किया गया और इसे एक नाम भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड दिया गया। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं: रुग्ण इकाइयों को वित्तीय सहायता देना, रुग्ण इकाइयों को प्रबंधकीय एवं तकनीकी सहायता देना, अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा सरकारी एजेंसियों द्वारा इस दिशा में किए गए कार्यों में समन्वय लाना, एकीकरण व विलयन के लिए व्यापारिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। वर्ष 2003-04 के दौरान IIBIL द्वारा स्वीकृत एवं वितरित राशि क्रमशः 2,412 करोड़ रुपये तथा 2,252 करोड़ रुपये थे। नंबर 6 आता है इनएक्टिंग सिक
इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985, SICA एंड स्टेबलाइजिंग बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIFR, यानी रूरल औद्योगिक कंपनी अधिनियम 1985 और औद्योगिक एवं पुनर्निर्माण बोर्ड स्थापित करना। औद्योगिक रुकावट का सामना करने के लिए और औद्योगिक रुकावट को रोकने व इन इकाइयों को पुनरुत्थान करने के लिए सरकार ने SICA तथा BIFR की स्थापना की। इनका मुख्य उद्देश्य रुकावट का समय पर पता लगाना व इनको रोकने व ठीक करने के उपायों का शीघ्र निर्धारण करना था। इसकी विस्तृत विवेचना आगे की गई है। नंबर 7, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT, राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की स्थापना। इसमें सुनिए, कंपनी संशोधन अधिनियम 2002 में राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। इस ट्रिब्यूनल का पूरा ध्यान रुग्ण इकाइयों की पुनर्स्थापना के स्थान पर उनके समापन की प्रक्रिया को तेज करने पर है। नए NCLT के प्रभावी होने से कंपनियों की रुग्णता पुनर्संरचना, इनके दिवालिया होने पर इन्हें बंद करने संबंधी सभी मामले इसी अधिनियम के दायरे में आ गए तथा इन मामलों से संबंधित वर्तमान में प्रभावी सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1985 निष्प्रभावी हो जाएगा। इसके साथ साथ बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, एप्लीएंट अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन व कंपनी लॉ बोर्ड का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा तथा इनके सभी दायित्व नए गठित किए जाने वाले नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के दायरे में आ जाएंगे। ट्रिब्यूनल की देश भर में कुल 10 पीठें होंगी, जबकि इसकी अपील पीठ दिल्ली में होगी। अपील पीठ के निर्णयों के विरुद्ध याचिका सर्वोच्च न्यायालय के दायर की जा सकेगी। इस अधिनियम के तहत एक इंसॉल्वेंस फंड स्थापित किया जाएगा, जिसका उपयोग रुग्ण कंपनियों की पुनर्संरचना करने या उन्हें बंद करने की प्रक्रिया के दौरान श्रमिकों की देयताओं का भुगतान करने व रुग्ण कंपनी की परिसंपत्तियों के संरक्षण के लिए किया जा सकेगा। चक्रीय किस्म के इस फंड का संचालन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाएगा। वस्तु स्थिति यह है कि BIFR को समाप्त करके उसके स्थान पर NCLT का गठन के पीछे सरकार का उद्देश्य यह है कि जहां पहले सरकार का प्रयास यह होता था कि रुग्ण औद्योगिक इकाई का पुनर्निर्माण व पुनरुद्धार किया जाए ताकि श्रमिकों का रोजगार बचा रहे हैं, वहां अब उदारीकरण के दौर में प्रयास यह है कि रुग्ण औद्योगिक इकाई को बंद किया जाए ताकि उद्योगपतियों के हितों की सुरक्षा हो सके। अब नंबर 2 आता है मेजर्स टेकन बाय बैंक। इसमें सुनिए, औद्योगिक रुकावट को रोकने के लिए भारत के व्यापारिक बैंकों ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं। रुग्ण इकाइयों को ऋण वापस करने के लिए अधिक समय देना, कम दर पर ब्याज की वसूली, कार्यशील पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की व्यवस्था, अदत्त ब्याज को संपूर्ण या आंशिक रूप से अपलिखित करना। रिजर्व बैंक द्वारा एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना की गई जो बीमार इकाइयों के उपचार के लिए बैंकों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की समीक्षा करता है। औद्योगिक विकास बैंक IDBI के पुनर्स्थापन एवं वित्तीय विभाग में भी एक विशिष्ट प्रकोष्ठ की स्थापना की गई जिसमें बैंकों द्वारा बीमार इकाइयों के प्रेषित मामलों पर विचार किया जाता है। रुग्णता के कारणों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है तथा उपयुक्त पुनर्स्थापन कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। केंद्रीय सरकार द्वारा राज्यों के स्तर पर अंतर संस्था समन्वय समितियां की स्थापना की गई है। इन समितियों के सुझाव पर बीमार इकाइयों के लिए मार्जिन मनी योजना प्रायोगिक तौर पर 5 वर्ष के लिए लागू की गई है, जिसके अंतर्गत आसान शर्तों पर ऐसी इकाइयों को कुछ न्यूनतम पोषण की प्राप्ति हो जाएगी। भारतीय स्टेट बैंक भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह पुनरुद्धार की दिशा में गुणात्मक दृष्टि से भी प्रयास कर रहा है। बैंक ने पुनरुद्धार के लिए अपने यहाँ विभिन्न व्यवस्थाएं करने के साथ साथ अपने कुछ कर्मचारियों को पुनरुद्धार कार्यक्रम के विषय में कुशल प्रशिक्षण भी देने की व्यवस्था की है। पुनरुद्धार योजनाओं को लागू करने की दिशा में स्टेट बैंक सतर्कतापूर्वक एवं कमजोर औद्योगिक इकाइयों के वित्तीय मामलों पर नज़र रखे हुए हैं।
आता है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संगठन बोर्ड। इस बोर्ड का गठन 12 जनवरी 1987 को बीमार औद्योगिक कंपनी विशेष प्रावधान अधिनियम के अंतर्गत किया गया। बोर्ड के अध्यक्ष के अतिरिक्त 2 से लगाकर 14 तक सदस्य होंगे, जो सभी भारत सरकार द्वारा मनोनीत होंगे। इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य बीमार तथा संभावित बीमार कंपनियों के पुनरुत्थान, सुधार, उपचार, संगठन, पुनर्संस्थान आदि के लिए उचित व्यवस्थाएं करनी होंगी। यह बोर्ड विशाल एवं मध्यम क्षेत्र की बीमार एवं संभावित बीमार औद्योगिक इकाई के उपचार हेतु उपायों को क्रियान्वित करेगा। बीमार कंपनियां उन्हें कहा जाएगा जो कम से कम 7 वर्षों से रजिस्टर्ड हो, जिनमें संचित घाटा किसी वर्ष में स्वामी पूंजी चुकता इक्विटी अंश पूंजी संचित कोष के बराबर या उससे अधिक हो गया हो तथा जिसे उस वर्ष और उससे ठीक पहले के वर्ष में भी नकद घाटा सहन करना पड़ा हो। बीमार कंपनी के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी स्थिति के संबंध में बोर्ड को सूचित करे। ऐसी सूचना बीमार कंपनी के अतिरिक्त अन्य पक्ष भी कर सकते हैं, जैसे केंद्रीय अथवा राज्य सरकारें, रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंक, वित्तीय निगम आदि। यह बोर्ड स्वयं भी आश्वस्त होने पर किसी बीमार कंपनी के बारे में उचित कार्यवाही कर सकता है या किए जाने की व्यवस्था कर सकता है। संभावित बीमार कंपनी उसे कहा जाएगा जिसमें किसी वर्ष में उसकी स्वामी पूंजी का 50% भाग नष्ट हो चुका है। संभावित बीमार कंपनी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह अपने उपचार के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के विषय में इस बोर्ड के समक्ष अपना मामला पेश करे। साथ ही यह भी आवश्यक होगा कि उसके अंशधारियों की एक सभा आयोजित करके उसमें कंपनी के प्रबंध में नवीनादेश प्राप्त किया जाए। आता है जीसी रोगण कंपनी का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यह बोर्ड उस कंपनी को एक निश्चित समय देगा जिससे कि कंपनी यदि संभव हो तो अपनी स्वामी पूंजी को ऋणात्मक से धनात्मक बना ले, अन्यथा बोर्ड निम्नलिखित उपायों को लागू करने की कार्यवाही कर सकता है या किए जाने की व्यवस्था कर सकता है। बीमार औद्योगिक कंपनी के पुनर्गठन, पुनरुत्थान एवं पुनर्संस्थापक के संबंध में उचित उपाय। बीमार कंपनी के संपूर्ण अथवा किसी भाग की बिक्री अथवा लीज, बीमार कंपनी का किसी अन्य स्वस्थ कंपनी में एकीकरण, बीमार कंपनी के प्रबंध में परिवर्तन अथवा उसके प्रबंध के अधिग्रहण की व्यवस्था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।